हाँ तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टैक्स में एक बहुत ही बेसिक चैप्टर, जो पहला ही दूसरा चैप्टर है, रेसिडेंशियल स्टेटस। आप जानते ही हो कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का टैक्स निकालने के लिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी इनकम जो है रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से टैक्सेबल होती हैं, उसके हिसाब से एग्जेम्प्ट होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी पर्सन के लिए टैक्स निकालने में। तो विलम्ब ना करते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं। अब रेजिडेंशियल स्टेटस से पहले आपको जानना पड़ता है कि भाई पर्सन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो एक हेडिंग आती है टाइप ऑफ पर्सन। टाइप ऑफ पर्सन्स की बात करें तो कुल मिला के 7 टाइप के हम लोग के पास पर्सन है। इन्हीं का स्टेटस भी हम लोग को जानना है। पहला पर्सन आता है यहाँ पे इंडिविजुअल, फिर आ जाता है आपका एचयूएफ, फर्म आ गया, कंपनी, एओपी एंड बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एजेपी। ठीक है, एओपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एजेपी का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो इन्हीं 7 का हमें स्टेटस देखना है। ठीक है, इन्हीं 7 का हमें क्या करना है, स्टेटस निकालना सीखना है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल का स्टेटस बताने जा रहे हैं। तो अगर इंडिविजुअल की स्टेटस की बात करें ठीक है, ठीक है, इंडिविजुअल की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे DUA, ठीक है, इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल को 2 टाइप से तोड़ा गया है। पहला हो जाता है आपका रेसिडेंट और फिर हो जाएगा हमारा नॉन रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंट होने के लिए तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा आपका 2020-21। ठीक है, तो उसका प्रीवियस ईयर हो जाएगा हमारा क्या, 19-20। तो एग्जाम्पल है ये हमारा। मान लो कि हम लोग जो भी यहाँ पे एजम्पशन लेने वाले हैं वो सपोज कर लेते हैं कि 2020-21 का हम लोग सवाल लगाने जा रहे हैं। असेसमेंट ईयर 2020-21 का सवाल लगाएंगे। तो रेसिडेंट होने के लिए आपको 2 में से एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक है, 2 बेसिक कंडीशन है, तो उनमें से एक फुलफिल करना पड़ता है। तो यहां रेसिडेंट होने के लिए क्या है, फुलफिल 1 ऑफ द 2 बेसिक कंडीशंस। दोनों में से कोई भी एक, 1 ऑफ द 2 बेसिक कंडीशन। 2 कंडीशन लिखने जा रहे हैं, इन 2 में से कोई एक भी फुलफिल कर ले जाएगा कोई इंसान, कोई भी पर्सन, तो वो रेसिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा। पहला क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर में, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, प्रीवियस ईयर में आपको 182 और मोर डेज स्पेंड करने पड़ेंगे इंडिया में। और दूसरा है, दूसरे में ही 2 कंडीशन है। दूसरे में क्या है कि प्रीवियस ईयर में 60 या उससे ज्यादा, लेकिन इसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है। यानी सेकंड वाले कंडीशन में एक ये तो बात आप फुलफिल करोगे, साथ ही साथ प्लस एक और चीज, 4 प्रीवियस ईयर preceding to
करंट प्रीवियस ईयर। देखो जब आपका असेसमेंट ईयर 20-21 है तो आपका प्रीवियस ईयर क्या हो गया 19-20, यानी इन दो कंडीशन में क्या है कि आपको 19-20 में 182 दिन कम से कम रहने पड़ेंगे, या दूसरी कंडीशन है 19-20 में आप 60 दिन रह जाओ मिनिमम, और साथ ही साथ क्या है प्लस, और इस प्रीवियस ईयर से पहले, प्रीसीडिंग का मतलब पहले, करंट प्रीवियस ईयर का मतलब इससे जस्ट पहले वाला साल, यानी हमारे एग्जाम्पल में करंट प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हो गया, यहां लिख देते हैं, इसका मतलब इसके हिसाब से बता रहे हैं अभी हम 2019। तो 4 ईयर प्रीसीडिंग का मतलब 19-20 से पहले के 4 साल, इनमें कम से कम आपको 365 दिन रहने पड़ेंगे। यानी दो बातें, या तो आप प्रीवियस ईयर में 182 दिन कम से कम ठहर जाओ, या फिर प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा, और इसके साथ ही साथ इसके पहले के 4 सालों में कम से कम 365 दिन। इन दोनों में से एक भी कंडीशन आप फुलफिल कर लोगे, दोनों का मतलब ये या ये खुद ही पूरा ये गुच्छा है, तो या तो ये फुलफिल कर लो या ये, एक भी कंडीशन फुलफिल कर लोगे तो आप बन जाओगे रेसिडेंट, और अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं तो आप आ जाओगे किसमें, नॉन रेसिडेंट में। तो यहां अगर लिखना चाहे तो यही लिख देंगे कि इफ ही नॉट फुलफिल बोथ द कंडीशन, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो इधर आ जाएगा, दोनों में से एक फुलफिल कर लेगा तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, समझ गए, चलो बहुत अच्छी बात है। अब कहानी यहां खत्म नहीं होती, जब कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट बन जाता है तो फिर से इस रेसिडेंट को 2 पार्ट में तोड़ा गया है, यानी इस रेसिडेंट हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो गया, बहुत अच्छी बात है, बात सवाल खत्म हो गया, नहीं हुआ दुख है। दुख क्या है कि फिर रेसिडेंट के 2 टाइप होते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और साथ ही साथ क्या है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होगा ये समझना हम लोग। ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए 2 हमारे पास और कंडीशन है, ठीक है, 2 एडिशनल कंडीशन है, उन दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ेगा, और यहां 2 की दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी, यहां दोनों में से कोई एक, एनी वन ऑफ द, ठीक है। यहां क्या है, फुलफिल करना पड़ेगा आपको बोथ द 2 एडिशनल कंडीशंस। 2 एडिशनल कंडीशन है और वो दोनों की दोनों कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। वो दोनों कंडीशन क्या है, must be resident at least 2 year out of 10 previous year, out of 10 previous year preceding to करंट प्रीवियस ईयर। मतलब कहना चाहता है कि प्रीवियस ईयर जो करंट वाला उसको भूल जाओ, इसके पहले 10 सालों में कम से कम 2 बार वो क्या रहा हो, रेसिडेंट रहा हो। और दूसरी का बात क्या है, मस्ट बी इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 730 days or more in 7 previous years preceding to current previous year। 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट होना
और प्रीवियस ईयर छोड़ के उसके पहले के 7 साल में कम से कम इंडिया में 730 दिन रहना, ये दोनों बातें फुलफिल करोगे तो बनोगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और नहीं, अगर एक भी बात फुलफिल नहीं हो पाई तो वो बन जाएगी क्या आपकी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ गए। अब कुछ हमारे एक्सेप्शंस भी हैं। इस जो ये पॉइंट नंबर 2 है बेसिक वाला, इस बात के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या यहाँ हमारे पास कुछ हमारी एक्सेप्शंस हैं इस पॉइंट के। अब इस एक्सेप्शन का मतलब समझो, यानी सारी दुनिया के लिए 2 कंडीशन है, दोनों में से एक भी फुलफिल करा ले जाओ तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। लेकिन कुछ अभागे लोग हैं, अभागे का मतलब है जिनके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई ही नहीं होती है, यानी बाकी सबके पास 2 हाथ हैं, दोनों में से किसी से भी लड्डू खा सकते हो आप। लेकिन जो 2-3 लोग एक्सेप्शन में फॉल कर रहे हैं उनके पास एक ही हाथ में लड्डू है, यानी उनको अगर रेजिडेंट बनना है तो सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक ही कंडीशन है, फुलफिल कराओ तो रेजिडेंट, नहीं कराओ तो इधर गिरो। बात समझ पा रहे हो? यानी उनके लिए ये पॉइंट कट जाएगा। कटने का मतलब है उनके पास 2 रास्ते नहीं बचेंगे, एक ही मार्ग बचा, उसी पे चलो, अगर पहुंच गए तो पहुंच जाओ, अदरवाइज भूल जाओ। ठीक है, यानी 182 दिन वाली कंडीशन उनके ऊपर एप्लीकेबल होगी, और ये 60 दिन वाली जो कंडीशन नंबर 2 है ये एप्लीकेबल नहीं होगी। इसी को कहा जाता है बेसिक कंडीशन नंबर 2 का एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन क्या है, ये आपको अपनी किताब के जो नई वाली किताब है, ये एक्सेप्शन आपको मिलेंगे पेज नंबर 27 में। जो इंटरमीडिएट वाली बुक है वहां पे 27 नंबर पेज पे आपको ये मिल जाएगा एक्सेप्शन। ठीक है, यहां हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं कि ये 3 एक्सेप्शंस क्या हैं। एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशन नंबर 2 नंबर वाली जो बेसिक कंडीशन थी उसके क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन, कोई इंडियन सिटीजन है, वो क्या करता है, लीव करता है इंडिया। अभी वो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, किसके लिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। यानी इंडियन सिटीजन बाहर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, नौकरी करने। एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि नौकरी करने जाओ, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है किसी भी तरीके से अपना पैसे कमाने आप जाते हो। ठीक है, तो ये उनके ऊपर बेसिक कंडीशन नंबर 2 नहीं लगेगी। और कौन लोग हैं, इंडियन सिटीजन, ये भी इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, किस लिए, एज मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। यानी जो इंडियन शिप के क्रू मेंबर होते हैं वो भी अगर इंडिया छोड़ के जिस साल जा रहे हैं उस साल के लिए उनके ऊपर क्या होगा, कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होगी। इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आप इंडिया छोड़ के कहाँ जा रहे हो, इंडियन शिप के पे एज अ क्रू मेंबर आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। तीसरा, आप हो इंडियन सिटीजन या फिर एक और चीज, इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति। इन दोनों में से कोई भी एक हो काम चलेगा, चाहे इंडियन सिटीजन हो चाहे आप क्या हो,
इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हो जो नॉर्मली रिसाइड कर रहा हो, मतलब रह रहा हो, कहाँ रह रहा हो, आउटसाइड इंडिया, जो नॉर्मली बाहर रह रहा हो और क्या करता है, कम्स इंडिया ऑन अ विजिट और ओकेशन। ठीक है, यानी इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन है जो नॉर्मली बाहर रहता है। ये दोनों नॉर्मली यहां रह रहे थे, बाहर जा रहे थे, मतलब ये दोनों आउटगोइंग है, जा रहे हैं, ये वापस आ रहा है। ये बाहर रहता था और इंडिया आ रहा है, लेकिन सेटल होने नहीं, इंडिया का तो था ही, ये बाहर कमाने गया था, किसी के काम से गया था, लेकिन इंडिया आ रहा है सिर्फ विजिट करने, घूमने फिरने, दोस्तों से मिलने, रिश्तेदारों से मिलने, फिर मिला के फिर चला जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इन तीनों के ऊपर वो 60 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। तो बच्चों ये था रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का। ठीक है, किताब में कुछ सवाल पड़े हुए हैं तो उनको भी आप देख सकते हो, लगा लेना, आराम से लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां कोई परेशानी हो आप कॉल करके पूछ लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये था बेटा इंडिविजुअल का स्टेटस। अब हम लोग को आगे बढ़ना है और चीजों का स्टेटस आपको देखना है। अब अगर हम लोग बात करें HUF की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो फिर से इसके स्टेटस में या तो HUF होगी रेसिडेंट या होगी क्या, नॉन रेजिडेंट। या तो रेजिडेंट होगी या होगी क्या, नॉन रेजिडेंट। अब रेजिडेंट कब होगी ये समझो, जब इस HUF के कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, यानी इस HUF को कहां से मैनेज किया जाता है, कंट्रोलिंग उसकी कहां से होती है। और अगर पार्टली कंट्रोलिंग भी इंडिया से हो रही, पार्टली का मतलब ये नहीं कि 50%, कुछ भी, अगर 10% भी, 2% भी, 1% भी अगर उस HUF को इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, तो ऐसी HUF को हम लोग रेसिडेंट HUF बोलेंगे। तो अब नॉन रेजिडेंट कब होगा, जब पूरी की पूरी कंट्रोलिंग बाहर हो, यानी अगर कंट्रोल मैनेजमेंट क्या हो, होली आउटसाइड इंडिया, तो यहां होगी। इसका विपरीत होना चाहिए। तो अगर रेजिडेंट बन गई है तो फिर से वही चेक होगा कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी। नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी के लिए क्या करना होता है कि HUF के अंदर जो मेन आदमी होता है, मेन व्यक्ति होता है, मेन मेंबर होता है, उसको हम लोग कर्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो सबसे जो कंट्रोल करता है कह सकते हो HUF को। ठीक है, जैसे कंपनी के अंदर CEO वगैरह होते हैं, वैसे यहाँ पे HUF में कर्ता होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर HUF को देखना होता है कि वो ऑर्डिनरी है कि नहीं, तो कर्ता को सेटिस्फाई करना होता है। इफ कर्ता सेटिस्फाइड both the additional conditions same as individual, यानी ये दो एडिशनल कंडीशन फिर से आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, यही वाली एडिशन कंडीशन चलेंगी जो इंडिविजुअल में एडिशनल कंडीशन थी, यही दोनों कंडीशन कर्ता भाई साहब के ऊपर अप्लाई कराई जाएंगी। और अगर कर्ता सफल हो गए दोनों कंडीशन को फुलफिल कराने में, तो फिर उनकी HUF को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट HUF।
अदर वो हो जाएगी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट के ही दो टुकड़े हैं ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये हो गया नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो आप समझ पाए हो कि कब भैया रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट के अंदर फिर से देखेंगे कब ऑर्डिनरी होगा और कब क्या होगा बेटा? नॉट ऑर्डिनरी। इसके बाद स्टेटस देखना होता है बेटा कंपनी का। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी होती है दो टाइप की। एक हो गई इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी कह सकते हो उसको, और एक हो गई हमारी क्या? फॉरेन कंपनी। तो इंडियन कंपनी क्या होती है? हमेशा रेजिडेंट, ऑलवेज रेजिडेंट। इंडियन कंपनी कौन होती है तो बता दो पहले। इंडियन कंपनी वो कंपनी होती है जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में कराया गया, उसको बोलेंगे क्या हम लोग? इंडियन कंपनी। और जिसका रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडियन कराया गया हो, इंडिया कराया गया हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। तो जो उनका रजिस्ट्रेशन इंडिया में कराया गया वो हमेशा क्या रहेंगे? रेसिडेंट रहेंगी। ऐसी कंपनी को हमेशा रेसिडेंट कहा जाएगा। जो फॉरेन कंपनी होंगी वो रेसिडेंट भी हो सकती हैं और नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है। अच्छा, एक चीज बताना भूल गए, फिर से बता दे रहे हैं। 7% में से ये दोनों पर्सन तो रेजिडेंट के बाद भी बंटते हैं ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी में, लेकिन बाकी जो 5 बचे ये या तो होते हैं रेजिडेंट या होते हैं नॉन रेजिडेंट। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी वाला खेल इन 5 पे नहीं लगता है। तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ कंपनी में ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी फिर से नहीं टूटेगा। बस ये चेक कर लेना है कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इसमें ऑर्डिनरी जैसी कोई चीज नहीं होती। कब कंपनी को हम लोग बोलेंगे रेजिडेंट है? ठीक है, तो इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट सिचुएटेड इन इंडिया। जो फॉरेन कंपनी है उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट का प्लेस कहाँ है? इफेक्टिव मैनेजमेंट का प्लेस का मतलब है जहां से सारी कॉमर्शियल, सारी मैनेजमेंट के डिसीजन लिए जाते हैं, जो बिजनेस चलाने में हित में होते हैं। सारे डिसीजन मेकिंग वाले काम कहाँ किए जाते हैं, और ये सारे काम आप जानते ही हो भैया हेड ऑफिस में किए जाते हैं और कहाँ किए जाते हैं। तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हो कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, बात समझ लो। लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज यही है, लिखना एग्जाम में हम लोग को यही पड़ेगा। यानी अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है? इंडिया में है तो उसको बोलेंगे रेजिडेंट, और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बाहर है तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन रेजिडेंट कंपनी। फिर बाकी जो बचते हैं 4, बाकी 4 में क्या क्या बच गए हमारे पास? फर्म, एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी, और सबसे लास्ट में क्या बच गया हमारे पास? एजीपी। इन सब का देखने का एक ही तरीका है, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। रेसिडेंट कब होंगे समझो। इनके ऊपर भी देखो, ये जो जितने भी बचे हैं इनके ऊपर भी ये एचयूएफ वाली कंडीशन अप्लाई होती पूरी की पूरी। बस क्या होता है एचयूएफ के बाद ये भी टूट जाता है और बाकी सब में टूटता नहीं, मतलब सेम चीज यहाँ कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। कि चेक करेंगे कि इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट होली और पार्टली कहाँ होना चाहिए? सिचुएटेड इन इंडिया। तो अगर जो फर्म है एओपी बीओआई है, लोकल अथॉरिटी है, एजीपी है, इनका रेजिडेंट होने का कारण क्या है? कि अगर इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया में किया जा रहा है
तो ऐसी फर्म को हम लोग रेजिडेंट फर्म, ऐसी एजेपी को रेजिडेंट एजेपी, ऐसे लोकल अथॉरिटी को रेजिडेंट लोकल अथॉरिटी बोला जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स। बात समझ गए? तो ये पूरे चैप्टर का क्रक्स है जिसको समराइज फॉर्म में आपको बता दिया गया है। ठीक है बेटा, चलो लगा दो। जय हिंद।